हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में काफी डिटेल्स चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो राष्ट्रीय आंदोलन जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी कहते हैं या इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो 28 दिसंबर 1885 को जब हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इसी से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ मानते हैं। आप इसे याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो हमारे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को, उसके बाद से हम क्या मानते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। अब ये देखेंगे कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी कोई दल था जो हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ता था या प्रयास कर रहा था। तो हाँ, बहुत सारे ऐसे दल थे जो हमारे स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन से दल थे, प्रमुख दलों की बात करें तो हमारे चार जगह के दलों की बात करेंगे। एक तो हमारे बंगाल में दल, मद्रास में, बॉम्बे में और लंदन में। चार स्थानों पे जो हमारे दल थे, पार्टीज थी, जो हमारे क्या स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही थी, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बंगाल में राजनीतिक दलों की बात करते हैं। बंगाल क्या भारत में राजनीतिक चेतना का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बंगाल क्या भारत में राजनीतिक चेतना का बहुत ही प्रमुख केंद्र हुआ करता था। बात करें बंगाल में कौन कौन से संगठन थे। पहला संगठन बना हमारे बंगाल जमींदार सभा। पहले संगठन का नाम है बंगाल जमींदार सभा। इसे लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं। इसकी स्थापना हमारा 1838 में हुई थी। संस्थापक कौन थे हमारे, द्वारिकानाथ टैगोर और हमारे राधाकांत देव। आप इसे याद रखेंगे, दो इनके संस्थापक थे, एक तो द्वारकानाथ टैगोर और राधाकांत देव, दो इनके संस्थापक थे। बात करें इस संगठन के बारे में जानकारी लेने की, तो इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत का पहला संगठित राजनीतिक संगठन था। ध्यान रखना, इससे पहले भी कई संगठन बने थे, लेकिन संगठित पहला सोसाइटी या संगठन यही था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जमींदारों मतलब लैंड होल्डर्स के हितों और अधिकारों की रक्षा करना था। इसको किसानों से और जनता से कोई मतलब नहीं था। आप इसे याद रखेंगे। तो शुरुआती बना था बंगाल जमींदार सभा, नाम में ही जमींदार है। तो यह क्या करता था, जमींदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा करता था। हालांकि इसका दायरा सीमित था, लेकिन इसने भारत में संवैधानिक तरीके से अपने मांगे मनवाने की शुरुआत की थी। सोसाइटी का नाम है बंगाल जमींदार सभा। 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आता हमारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्या बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1843 में थी। कब, 1843 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन था, संस्थापक हमारे द्वारकानाथ टैगोर था। कौन, द्वारकानाथ टैगोर इनके संस्थापक थे। बात करें इसकी जानकारी की, तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था, आम लोगों की स्थिति मतलब कृषि और समाज के बारे में जानकारी इकट्ठी करना और ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से जनता के कल्याण के लिए काम करना था। तो इस तरह से दो संगठन बन चुके थे। एक तो हमारा लैंड होल्डर सोसाइटी या बंगाल जमींदार सभा, और दूसरी थी हमारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1943 में बनी थी। तो दोनों में अंतर भी साफ देखने को मिल सकता है। एक तो हमारे जमींदारों के हितों और अधिकारों की रक्षा करता था, तो दूसरा हमारे क्या करता था, कृषि और समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का काम करता था। फिर तीसरा संगठन बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कौन सी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तीसरा संगठन बनता है, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव इनके संस्थापक थे। बात करें इसकी जानकारी की, तो दो संगठन हमने जो ऊपर देखे थे, एक तो जमींदार सभा और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या सोसाइटी, दोनों को आपस में मिला दिया गया और इनको करके एक नई संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था स्थानीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना। क्या, स्थानीय प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना और जमींदारों के हितों की रक्षा करना। तो दोनों काम इससे हो रहे थे, इसलिए दोनों को मिला करके 1851 में एक ही संस्था बना दी गई। संस्था का नाम था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। अगला संगठन आता हमारा कौन सा, इंडिया लीग। अगला संगठन कौन सा था, इंडिया लीग। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। के संस्थापक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। बात करें इसकी जानकारी की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना मतलब नेशनलिज्म को जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य भारतीयों के बीच में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना और राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अगला संगठन आता है हमारा कौन सा, इंडियन एसोसिएशन। अगले संगठन का नाम है इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी। कब, 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस।
आप इसे याद रखेंगे। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। बात करें इसकी जानकारी की, तो ये कांग्रेस से पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, कौन सी? इंडियन एसोसिएशन। जब उस समय के वायसराय लॉर्ड लिटन ने, उस समय के जो वायसराय थे 1876 के आसपास के लॉर्ड लिटन, इन्होंने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की जो अधिकतम आयु थी, इसको 21 वर्ष से भी घटा दिया था। अधिकतम आयु है ये, ध्यान रखें, न्यूनतम आयु नहीं है। तो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी पहले, जिसको घटा करके उसकी आयु 19 वर्ष कर दी थी। तो उसके खिलाफ हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने पूरे देश में एक सशक्त जन आंदोलन चलाया था। और इसका उद्देश्य क्या? मध्यम वर्ग और आम जनता को एक राजनीतिक मंच प्रदान करना था। कौन थे हमारे ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। संस्था का नाम हमारा इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद आती है हमारी कौन सी? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1883 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बात करें इसकी जानकारी की, तो ये अखिल भारतीय स्तर ऑल इंडिया लेवल का संगठन बनाने का एक बड़ा प्रयास था। बाद में 1886 में इसका विलय भी हमारे किस में कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पैरेलल चल रही थी ये हमारी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की संस्था नेशनल कॉन्फ्रेंस। लास्ट में 1886 में क्या किया गया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। ये तो हमारे क्या कलकत्ता की जो संस्थाएं थी, संगठन थी, उनकी बात कर ली। अब हम देखेंगे मद्रास में कौन कौन से राजनीतिक दल थे। तो दक्षिण भारत खासकर देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी में भी राजनीतिक जागरूकता के लिए बहुत सारे दल बनाए गए थे। बात करें इनकी, जिसमें एक नंबर कौन सा? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। दल का नाम था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। 1852 में किसकी स्थापना हुई? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। बात करें इसकी जानकारी की, तो मद्रास का पहला राजनीतिक संगठन था। हालांकि देखें तो 1857 की क्रांति के दौरान इस संस्था ने विद्रोहियों को कड़ी आलोचना की थी। कब? 1857 की क्रांति के दौरान क्या है, इस संस्था ने जो विद्रोही थे उनकी कड़ी आलोचना की थी और अंग्रेजों का समर्थन किया था। इसी वजह से ये संगठन जनता में लोकप्रिय नहीं हो पाया, आम जनता के लिए अलोकप्रिय हो गया, जल्दी ही खत्म हो जाता। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो उल्टा काम करेंगे तो वो खत्म होंगे ही। फिर बात करें मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो इसकी स्थापना हमारे 1884 में हुई थी। किसकी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में। संस्थापक कौन थे? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। ये तीन लोग हमारे इसके संस्थापक थे। किसके? मद्रास महाजन सभा की, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू। बात करें इसकी जानकारी की, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का सबसे प्रभावी राजनीतिक संगठन था और इसने स्थानीय परिषदों में सुधार, किसानों की समस्याओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने जैसी महत्वपूर्ण मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। तो आप इसे याद रखेंगे, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का सबसे प्रभावी राजनीतिक संगठन था। इसने क्या किया? स्थानीय परिषदों में सुधार करना, किसानों की समस्याओं और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने जैसी जो महत्वपूर्ण मांगे थी, ये हमारे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। ये 2 संगठन तो हमने देख लिए, एक तो हमारे कोलकाता के संगठन देख लिए और हमने दूसरे मद्रास के संगठन देख लिए। अब हम देखेंगे बॉम्बे के संगठन। बॉम्बे के जो राजनीतिक दल है, पार्टीज इन बॉम्बे, इनके बारे में देखेंगे। तो पश्चिमी भारत में व्यापारिक और बौद्धिक वर्ग के जो लोग थे, इन्होंने राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठन बनाए थे। तो पश्चिमी भारत में हमारे व्यापारिक और बौद्धिक वर्ग के लोगों ने क्या किया? राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठन बनाए। पहला संगठन हमारा बॉम्बे एसोसिएशन। पहले संगठन का नाम बॉम्बे एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हुई थी। कब? 1852 में दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हमारे बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। बात करें इसका दोबारा से पुनर्गठन किया गया। संस्थापक का पुनर्गठन की बात करें तो 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी ने, किसने? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने इसे नया रूप दिया था। तो बॉम्बे एसोसिएशन को हमारी स्थापना तो दादा भाई नौरोजी के प्रयासों से हुई थी 1852 में। 1885 में इसे दोबारा से पुनर्गठित किया गया। अब पुनर्गठन की बात करें, पुनर्गठन किसके सहयोग से किया गया? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और हमारे केटी तेलंग। बात करें इसकी जानकारी की, तो 1885 में जब लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन, इनकी नीतियों के खिलाफ असंतोष बढ़ा कि लिटन और रिपन, जबकि रिपन तो थोड़ा ठीक था, फिर भी इनकी जो नीतियां थी इनके खिलाफ असंतोष बढ़ा। तो इसी संस्था का पुनर्गठन करके इसका नया नाम बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रखा गया। क्या रखा गया? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रखा गया इसको पुनर्गठित करके। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बॉम्बे एसोसिएशन ने। फिर आते हैं लंदन में स्थापित कौन कौन से दल थे। लंदन में स्थापित दलों की बात करें, पार्टीज इन लंदन, तो भारतीयों ने विदेशों में बैठकर भी ब्रिटिश जनमत को भारत के पक्ष में करने का प्रयास किया था। जैसे एक संस्था बनी थी हमारे लंदन में, कौन सी?
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। क्या कौन सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? हमारे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे हमारे किन्हें? दादा भाई नौरोजी को। बात करें इसकी जानकारी की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य लंदन में बैठे जो ब्रिटिश नेता थे और वहां की आम जनता को भारत की वास्तविक और दयनीय स्थिति से अवगत कराना था। इसको ब्रिटिश नेताओं को और वहां की जनता को क्या भारत की जो वास्तविक और दयनीय स्थिति है, इससे अवगत कराना था। दादा भाई नौरोजी ने इसी संस्था और अन्य मंचों के माध्यम से अपना प्रसिद्ध जो धन निष्कासन का सिद्धांत था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ये प्रस्तुत की थी और जिसमें बताया था कि अंग्रेज किस तरह से भारत का पैसा लूट के ब्रिटेन लेके जा रहे हैं। तो इसी संस्था में के माध्यम से क्या है, हमारे दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब ये तो हमारे क्या कांग्रेस से पहले के जो राजनीतिक दल थे, सभी जगह के हमने महत्वपूर्ण वाले देख लिए। अब हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ, तो आंदोलन शुरू होने के पीछे कौन-कौन से कारण थे? कारण तो वैसे सभी को पता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए टेक्स्ट में कि कौन-कौन से कारण होने चाहिए। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय रातों-रात नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे ये ब्रिटिश नीतियों, विदेशी शोषण और उस समय की जो वैश्विक परिस्थितियाँ थी, उनका एक मजबूत प्रतिक्रिया थी, जिस वजह से हमारा ये आंदोलन होता है। सबसे बड़ा कारण था हमारे क्या? अंग्रेजों का प्रभाव। अंग्रेजों की वजह से हमारा ये आंदोलन होता है। अंग्रेजों के प्रभाव की बात करें, ब्रिटिश इम्पैक्ट, तो अंग्रेजों ने भारत पर अपना शिकंजा कसने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई थी, जिनकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वह जो नीतियां थी, उनका राष्ट्रवाद के उदय पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। अब हम देखते हैं अंग्रेजों की ऐसी कौन कौन सी नीतियां थी जिससे हमारा राष्ट्रवाद बढ़ा, मतलब सकारात्मक प्रभाव की बात करें। सकारात्मक प्रभाव में पहला आता राजनीतिक और प्रशासनिक एकरूपता। तो मौर्य और मुगल काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरे भारत को एक ही तरह के कानून और प्रशासनिक ढांचे के नीचे लाया गया था, और वो भी किसके जरिए? अंग्रेजों के जरिए। इससे हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में ये भावना पैदा हुई कि वे एक ही देश के निवासी हैं। इसी वजह से राष्ट्रवाद की भावना तेजी से पनपी। फिर प्रशासन की निर्वक्तता की बात करें, या प्रशासन की निर्वक्तता की बात करें, इम्पर्सनैलिटी की, ब्यूरोक्रेटिक, तो ब्रिटिश प्रशासन व्यक्ति विशेष मतलब राजा की मनमर्जी की बजाय लिखित नियमों और कानूनों पर आधारित था। ब्रिटिश प्रशासन कैसा था? व्यक्ति विशेष, मतलब राजा की, जैसे वो राजा होता है, राजा की मनमर्जी होती है, वैसा कार्य नहीं करता था। ब्रिटिश प्रशासन हमेशा लिखित नियमों और कानूनों पर आधारित था। हालांकि वो शोषक था, मतलब शोषण करता था, लेकिन इसने भारत में संस्थागत ढांचे की नींव रखी थी। लोगों को सिखाया कि हम शोषण तो कर रहे हैं, लेकिन हम नियमों के तहत शोषण कर रहे हैं। तो नियमों आधारित जो सरकार है, प्रशासन है, उसकी नींव रखी थी इसने। फिर शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, तो अंग्रेजी भाषा ने पूरे भारत के शिक्षित वर्ग को एक संपर्क भाषा, लिंक लैंग्वेज दी। मतलब पहले तो क्या अलग अलग एरिया में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लिखी जाती थी, लेकिन अंग्रेजी के प्रसार ने क्या पूरे भारत को एक धागे में पिरो दिया। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के जो बुद्धिजीवी थे, ये आपस में बात करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी एक लिंक लैंग्वेज बन गई, कौन सी? इंग्लिश। इनके अलावा हमारे ब्रिटिश शिक्षा से, पश्चिमी शिक्षा से, ये जो ब्रिटिश शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, इससे भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र के विचार सीखे। क्यों? क्योंकि ये विचार पहले यूरोप में फैल चुके थे। इसी वजह से ये विचार फिर भारत में फैलना आसान हो गया। फिर यातायात और संचार के साधनों की बात करें, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की, तो रेलवे, डाक और टेलीग्राफ के निर्माण ने अंग्रेजों ने क्या, इनके निर्माण अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किए थे। जिन सब का निर्माण क्या अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन इससे हमारी भौगोलिक दूरियां मिट गई और एक राज्य का नेता दूसरे राज्य के लोगों से आसानी से जुड़ता चला गया। इस समाचार पत्र पुस्तकों की बात करें, तो प्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और राष्ट्रवादी विचार जैसे हमारे देशभक्ति, स्वदेशी, इनको आम जनता तक पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर नकारात्मक प्रभाव की बात करें, मतलब ये तो हमारे क्या बहुत अच्छे अच्छे काम थे जो हमारे अंग्रेजों ने खुद के लिए अच्छे किए थे और हमारे लिए भी अच्छे हो गए। दूसरा हमारा नकारात्मक प्रभाव, मतलब अंग्रेजों ने हमारे लिए बुरा किया और बुरा होने की वजह से हमारा राष्ट्रवाद उदय होता है। जैसे साम्राज्यवादी नीति, नस्लीय भेदभाव, मतलब इम्पार्शियलिटी पॉलिसी, इम्पार्शलिस्ट पॉलिसी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें। इंपीरियलिस्ट बात करें, अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे। व्हाइट मैन बर्डन की जो मानसिकता थी, उन पे हावी थी, कि मतलब ये ऐसा माना जाता था कि सब के सब असभ्य है, बर्बर है, पूरी दुनिया बर्बर है, जो काली है, ब्राउन है, तो जो गोरे लोग हैं, उन पे भगवान ने जिम्मेदारी डाली है कि सबको हम सभ्य करेंगे। ये होता था माय व्हाइट मैन्स बर्डन का मतलब ये है कि ईश्वर ने जो गोरे लोग हैं, उन पे ये जिम्मेदारी डाली गई है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे का मतलब जो गोरे नहीं है, वे असभ्य हैं, बर्बर हैं, तो उनको सभ्य बनाने की ज़िम्मेदारी उन पे डाली गई। इसे हम व्हाइट मैन्स बर्डन कहते हैं।
तो इसी वजह से अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय के साथ ट्रेनों, पार्कों और क्लबों में बुरा बर्ताव किया जाता था, उन्हें साथ में नहीं रखा जाता था। आर्थिक शोषण की बात करें, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की, तो भारत के सच्चे सच्चे क्या सस्ते भारत के सस्ते कच्चे माल का दोहन किया जाता था, मतलब कच्चे माल को सस्ते में खरीदा जाता था और ब्रिटेन के कारखानों में बना करके उसे महंगा करके भारत में बेच दिया जाता था। आप इसे याद रखेंगे, कच्चे माल को तो सस्ते में खरीदा जाता था और ब्रिटेन के कारखानों में बना हुआ महंगा माल भारत में बेचा जाता था, जिससे भारत के सदियों पुराने जो हस्तशिल्प और कृषि उद्योग है ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से आर्थिक शोषण होता है। फिर ईसाई मिशनरियों के प्रभाव की बात करें, तो हमारे खुलेआम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा था। क्या खुलेआम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा रहा था? जैसे हम आप देख सकते हैं राजस्थान में भी बांसवाड़ा और जो हमारे ट्राइबल एरिया हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे हमारा धर्म परिवर्तन किया गया था। क्यों? क्योंकि उनको पैसा दिया जाता था कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, इसके बदले में पैसा लीजिए। तो खुलेआम धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने से भारतीयों को ऐसा लगा कि उनके धर्म और संस्कृति दोनों ही खतरे में है। फिर लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियों की बात करें, लिटन खतरनाक था, रिपन अच्छा रिपन था। तो 1876 से 1880 के बीच में हमारे लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियां सामने आती है, जिसमें हमारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 का, जिसने क्या किया, भारतीय भाषाओं के अखबार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये गैगिंग एक्ट लगाया था, ताकि वे सरकार की आलोचना ना कर सके। क्योंकि उस समय हमारे जो दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार में जो अनावश्यक खर्चे किए गए थे, अनावश्यक खर्चों के लिए हमारे क्या सभी जो देशी अखबार थे उनके अंदर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की गई थी और इस आलोचना को रोकने के लिए गैगिंग एक्ट लगाया गया। गैगिंग एक्ट कौन सा था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इसमें हमारे जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो जैसे हमारे अमृत बाजार पत्रिका, बहुत सारे ऐसे अखबार थे जिन्होंने क्या किया, अपने संस्करण को अपन देशी भाषाओं से सीधा अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें अमृत बाजार पत्रिका सबसे बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि इसने रातों रात ही अपना लैंग्वेज चेंज कर दी थी। इस शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1978 भारतीय को बिना लाइसेंस के हथियार रखने से रोक लगा दी गई, जबकि हमारे अंग्रेजों को इस तरह से पूरी छूट थी कि वो बिना लाइसेंस के भी हथियार रख सकते हैं, लेकिन भारतीय ऐसा नहीं कर सकते थे। आईसीएस की आयु, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना क्यों की थी? क्यों? क्योंकि लिट्टन ने क्या किया था, भारतीयों को प्रवेश करने के लिए या आईसीएस में भारतीय प्रवेश को रोकने के लिए अधिकतम आयु को 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दी थी। इसी से हमारे प्रेरित होते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वो हमारे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। फिर आता है हमारा इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल क्या कहता है? 1883 का, देखें इसको। तो लॉर्ड रिपन के समय इस बिल के तहत भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया गया था। इल्बर्ट बिल में ये बताया गया था कि पहले ऐसा होता था कि हमारे जो अंग्रेज जज है वो सभी के मुकदमे सुन सकते हैं, अंग्रेज अपराधी के और साथ साथ भारतीय अपराधी के, लेकिन जो भारतीय जज होते थे ये केवल भारतीय अपराधी के मुकदमे सुनते थे, अंग्रेज अपराधी के नहीं। लेकिन इल्बर्ट बिल में सबको समान कर दिया गया था, मतलब भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय अपराधी के मुकदमे सुन सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उसके खिलाफ क्या बहुत ही उग्र विरोध किया था और इस बिल को इसीलिए वापस लेना पड़ा। फिर इसके बाद क्या जूरी मेंबर्स का प्रावधान किया गया था। यदि आपने रुस्तम मूवी देखी हो तो रुस्तम मूवी में क्या जूरी का प्रावधान आपने देखा होगा, जिससे भारतीय को स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज कभी भी उन्हें अपना सम्मान नहीं मानते। अंग्रेज क्या उन्हें अपने समान नहीं मानते, उनसे छोटे दर्जे का मानते हैं भारतीय को। और कौन कौन से कारण थे? जैसे हमारा 1857 की क्रांति हो चुकी थी, यद्यपि हमारे सैनिक और रियासती विद्रोह कुचल दिया गया था 1857 क्रांति का, लेकिन इसने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को एक प्रेरणा स्रोत और बलिदान का प्रतीक दिया था। फिर बात करें धार्मिक और सामाजिक सुधार की, किसके धार्मिक सामाजिक सुधार की बात, आंदोलन की बात करें, जिसमें हमारे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जो हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने भारतीयों को उनकी गौरवशाली की याद दिलाई कि आज तो हम गुलाम है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जन्म से गुलाम ही थे। सदियों पहले हमारे बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, जिससे उन्हें पता चला कि हमारा गौरवशाली इतिहास इतना जल्दी हमें गायब नहीं करना चाहिए और उनके अंदर क्या राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जागृत होती है। उन्होंने क्या सामाजिक कुरीतियों को दूर करके भारतीय समाज को एकजुट किया। उन्होंने क्या किया, सामाजिक कुरीतियों को दूर करके भारतीय समाज को एकजुट किया। फिर होती हमारे 1885 में कांग्रेस की स्थापना। ए ओ ह्यूम जो हमारे क्या ब्रिटिश रिटायर्ड हमारे ऑफिसर थे, उन्होंने इस संस्था को स्थापना की, कौन सी? कांग्रेस की स्थापना की। और इस संस्था ने भारतीयों के बिखरे हुए असंतोष को एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच प्रदान किया। जो भारतीय को बिखरे हुए असंतोष था, इसको एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच प्रदान किया, मतलब पैन इंडिया प्लेटफॉर्म प्रदान किया 1885 में।
फिर वैश्विक राष्ट्रवाद की बात करें 1870 में, तो इटली और जर्मनी के एकीकरण ने क्या किया? भारतीय को प्रेरित किया। क्या हुआ? इटली और जर्मनी के एकीकरण ने क्या किया? भारतीय को प्रेरित किया कि यदि बटी हुई रियासतें एक मजबूत देश बन सकती है, तो भारत क्यों नहीं? कि जर्मनी और इटली में इतनी छोटी-छोटी टुकड़ी होने के बावजूद ये एक पूरा देश का निर्माण कर सकते हैं, तो हम तो पहले से ही देश हैं। तो हम में राष्ट्रवाद की भावना क्यों नहीं है? अब हम देखें राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। अब राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन को 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। ये तो हम केवल एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे आज तो, लेकिन बाद में क्या डिटेल से भी देखेंगे इनको। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में पढ़ेंगे। कितने चरण? 3 चरणों में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेके आज़ादी तक के सफर को मुख्य 3 चरणों में बाँटा गया है। 3 चरण कौन-कौन से? पहला चरण आता है हमारा उदारवादी और नरमपंथी चरण, जो 1885 से 1905 तक चला। दूसरा चरण आता उग्रवादी और गर्मपंथी चरण, जो हमारे 1905 से 1919 तक चला। और तीसरा चरण आता गांधीवादी युग, 1919 से 1947 तक चला। तो तीनों युगों के बारे में हम थोड़ी-थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। बाकी अलग लेक्चर के माध्यम से डिटेल से भी देखेंगे। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण की बात करें, इस युग को हम कहते हैं नरमपंथी युग। ये 1885 से 1905 तक चला था। बात करें कांग्रेस के शुरुआती 20 वर्षों में, जो नरम दल थे मॉडरेट, इनका प्रभाव था। मतलब जो नेता थे वो मॉडरेट्स थे, नरम दल के नेता थे। अब हम जानेंगे नरम दल का मतलब क्या होता है। ये क्या होते थे? शिक्षित होते थे, कुलीन होते थे, शहरी भारतीय थे, जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास रखते थे कि ब्रिटेन जनता या ब्रिटेन के लोग हैं जो भारत को शासन करते हैं, ये भारत के लिए अच्छा है। ऐसा मानते थे कि जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली है बहुत अच्छी है। इससे पहले जो राजा महाराजा थे वो भारतीय के साथ अन्याय करते थे, लेकिन अब ये जो ब्रिटिश न्याय प्रणाली है ये भारत के लिए वरदान की तरह है। बात करें हमारे नरमपंथी युग के प्रमुख नेता कौन कौन से थे, मेजर लीडर्स कौन कौन थे? एक तो हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या बिना ताज का बादशाह कहा जाता था। दादाभाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें भारत के वयोवृद्ध नेता, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं, इन्हें बॉम्बे के शेर। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो यही हमारे आगे चल के महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। कौन? हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारे मॉडरेट से नरमपंथी दल के नेता थे। अब ये क्या सोचते थे? सोचने की बात करें, आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट्स की बात करें, नरमपंथियों की विचारधारा, तो ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। इनका ऐसा मानना था कि ब्रिटिश लोग मूलतः न्यायप्रिय है। खराबी क्या है? व्यवस्था में है। क्या व्यवस्था? खराबी व्यवस्था में, न कि लोग तो बहुत बढ़िया आदमी है। अगर अंग्रेजों को भारतीयों की वास्तविक समस्या से अवगत करा दिया जाए कि भारतीय क्यों परेशान है या भारतीय की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इससे अवगत करा दिया जाए तो वो उसमें सुधार कर देंगे। अगर उन्हें नहीं बताएंगे तो कैसे करेंगे? तो ब्रिटिश शासन के देवी वरदान की बात करें, वो ब्रिटिश शासन को देवी वरदान मानते थे। तो शुरुआती दौर में वे मानते थे कि अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कानून लेके आए हैं। वे क्या मानते थे? कि अंग्रेज क्या भारत में आधुनिक शिक्षा, तकनीक और कानून लेके आए हैं। उनका ऐसा मानना था कि अंग्रेजों के अचानक जाने से देश में अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। यदि हमने अंग्रेजों को नाराज किया तो अंग्रेज हमसे नाराज हो जाएंगे, और नाराज होकर हमारे देश को यदि उन्होंने छोड़ दिया तो छोड़ने से क्या होगा? देश में अराजकता आ जाएगी, राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो जनता पर विश्वास अविश्वास की बात करें, उन्हें लगता था कि भारतीय जनता अभी अशिक्षित है, इसलिए हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसमें जनता को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और राजनीतिक चेतना से शून्य है, मतलब वो इस चीज के बारे में समझती नहीं है, इसलिए वो आम लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करने से डरते थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की बात करें, संवैधानिक तरीकों की, तो वे हड़ताल या फिर विद्रोह के बजाय 3P की नीति अपनाते थे। 3P का मतलब होता है प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। 3P का मतलब होता था प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। इनकी नीतियों का पालन करते थे। ये हमारे प्रार्थना पत्र, ज्ञापन और सम्मेलनों के माध्यम से, ये हमारे क्या है? प्रार्थना पत्र, ज्ञापन और सम्मेलनों के माध्यम से अपनी बात रखते थे। तो ये तो उनकी विचारधारा हो गई, हमारे नरमपंथी मतलब मॉडरेट्स की विचारधारा। अब देखते हैं कि हमारा शुरुआती दौर तो था ही, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान तो दिया ही। कॉन्ट्रीब्यूट्स की बात करें तो यद्यपि नरमपंथी तुरंत स्वतंत्रता नहीं दिला पाए थे, न ही उनका ये लक्ष्य था कि भारतीय को स्वतंत्रता दिलाना, इनका लक्ष्य भी नहीं था। तो साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता दिलाई भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने भारत की आजादी के लिए कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने आजादी के लिए एक मजबूत वैचारिक नींव रखी थी। पहली नींव थी हमारी कौन सी? संगठनात्मक नींव। तो उन्होंने देश में पहली बार लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित किया, और एक शिशु रूपी जो हमारी कांग्रेस थी, जिसको हमारे ब्रिटिश दमन से बचाया। इस ब्रिटिश सरकार का जो दमन था उससे बचाने का काम किया। यदि शुरुआत में कांग्रेस को दमन कर दिया जाता तो हमारी आजादी बहुत मुश्किल हो सकती थी। फिर बात करें फेज ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब आर्थिक राष्ट्रवाद के चरण की बात करें, तो ये
उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान रहा है। क्या? जो हमारे मॉडरेट थे, उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान रहा है, जिसमें हमारे दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने आंकड़ों के साथ साबित किया था कि भारत का पैसा द टैक्स, वेतन और कच्चे माल के रूप में कहाँ जा रहा है? ब्रिटेन जा रहा है। इससे हमारे अंग्रेजों का मुखौटा उतर गया और कि वो भारत का विकास कर रहे थे, कि वो साफ साफ लग रहा था कि वो भारत को लूट रहे हैं। बात करें तीसरा आता धर्मनिरपेक्ष स्वरूप। बात करें, उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि आंदोलन किसी एक धर्म या जाति का नहीं है, बल्कि इस आंदोलन में सभी को मंच मिलना चाहिए। प्रशासनिक सुधार रिफॉर्म्स की बात करें, उनकी लगातार याचिकाओं के कारण अंग्रेजों को कई आयोग और कई अधिनियम लाने पड़े, मतलब बहुत सारे रिफॉर्म या सुधार करने पड़े। जैसे 1886 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो भारतीय सिविल सेवा में उम्र और नियमों के सुधार के लिए चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में हमारे लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1886 में। इसकी अध्यक्षता में चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में 1892 की बात करें, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके तहत हमारे विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें पहली बार भारतीय संख्या बढ़ाई गई थी और उन्हें बजट पर बहस करने का सीमित अधिकार दिया गया था। किसमें? 1892 का भारत परिषद अधिनियम में। फिर 1896 में व्यय सुधार आंदोलन का गठन किया गया, वेल्बी कमीशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? वेल्बी कमीशन भी कहते हैं। तो भारत में हो रहे अत्यधिक ब्रिटिश नागरिक और सैन्य खर्चों की जांच के लिए ये हमारे वेल्बी कमीशन या व्यय सुधार आयोग बनाया गया। तो ये तो हमारे क्या बहुत सारे जो सुधार कार्य थे, जो योगदान था राष्ट्रीय आंदोलन में, जो नरमपंथियों को मॉडरेट्स का, वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नरमपंथियों की कमियों की बात करें, ड्रॉबैक्स की बात करते हैं मॉडरेट्स के। तो नरम दल की अपनी सीमाएं थी, जिसकी वजह से अंततः युवा वर्ग में असंतोष पनपा और गर्म दल का उदय होता है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक ही राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग दे पाए थे, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से युवाओं में असंतोष पनपा और उन्होंने क्या किया? गर्म दल का उदय हुआ, मतलब गर्म दल का निर्माण किया। पहला है कमी, तो ब्रिटिश नियत को समझ नहीं पाना। वे अंग्रेजी शासन के वास्तविक शोषक स्वरूप, जो रियल नेचर था, उसको देर से समझ पाए थे और वे इसी भ्रम में थे कि साम्राज्यवाद और भारतीय का हित एक साथ चल सकता है, कि साम्राज्यवाद भी चल सकता है और भारतीय भी मजे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जन आंदोलन के अभाव की बात करें, तो उनका दायरा केवल शहरी बुद्धिजीवियों, वकीलों और पत्रकारिता के सीमित था। वे आम जनता, किसानों और मजदूरों को आंदोलन से जोड़ ही नहीं पाए। फिर तीसरी कमी आती है हमारी कौन सी? मांगों का कुलीन स्वरूप, अपर क्लास फोकस। तो उनकी अधिकतर मांगे कैसी थी? उच्च और शिक्षित वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली थी, जैसे सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश, परिषदों में सीटें। तो इस तरह की जो मांगे थी, ये क्या करती थी? केवल उच्च और शिक्षित वर्ग है, इनको ही फायदा पहुंचाती थी, जो आम किसानों की भूख से बहुत दूर थी। आम किसान थे तो उनकी भूख से बहुत दूर थी। फिर बात करें अंशकालीन राजनीति की। अंशकालीन राजनीति मतलब पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की बात करें, तो नरमपंथी साल के अधिकांश समय अपने पेशों में, मतलब वकालत और पत्रकारिता में व्यस्त रहते थे और केवल दिसंबर में के अंत में, या केवल दिसंबर के अंत में कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होता था, वहीं आके मिलते थे। मतलब इनका राजनीति में केवल अंशकालिक योगदान था, मतलब बहुत ही कम समय के लिए ये जुड़ते थे। फिर राजनीतिक भिक्षावृत्ति की बात करें, तो विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे युवा नेताओं ने नरमपंथियों की अनुनय विनय की नीति की कड़ी आलोचना की और युवाओं का ऐसा मानना था कि अधिकार मांगे नहीं जाते, कई बार तो अधिकार छीनने ही पड़ते हैं। यदि आपका अधिकार है तो अधिकार छीनना ही पड़ता है। ये कमियां और असंतोष आगे चल के 1905 में बंगाल विभाजन के बाद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे चरण, मतलब उग्रवादी और गर्मपंथी चरण, इसके मुख्य कारण बनते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा? गर्मपंथी युग। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण आता है तब 1905 से 1919 तक। तो 1905 तक आते आते कांग्रेस के भीतर एक नया युवा वर्ग का उदय होता है। या 1905 तक आते आते कांग्रेस के भीतर एक नए युवा वर्ग का उदय होता है, जो नरम पंथियों की अनुनय विनय, मतलब याचिका और प्रार्थना की नीति से निराश हो चुका था। और ये चरण क्या? उग्र राष्ट्रवाद और सीधी कार्रवाई का युग था। ये चरण क्या था? हमारा उग्र राष्ट्रवाद और सीधी कार्रवाई का युग बनता है। बात करें उग्र जो गर्मपंथी युग है, इसके कौन कौन से नेता थे? नेताओं की बात करें, तो गर्मपंथी दल का नेतृत्व मुख्य रूप से लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी ने किया था। किसने? लाल बाल पाल की प्रसिद्ध तिकड़ी ने हमारे इसका नेतृत्व किया था, जिसमें लाल का मतलब लाला लाजपत राय, जो पंजाब के शेर थे, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहते हैं। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तीसरे थे हमारे कौन? पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल,
तो बंगाल में उग्र विचारों के प्रणेता थे कौन? हमारे बिपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष ने हमारे क्या आध्यात्मिक इसको दार्शनिक दृष्टिकोण दिया था। ये दार्शनिक थे और राष्ट्रवादी विचारक थे। उन्होंने क्या स्वदेशी आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से हमारे लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन पाल और अरविंद घोष, ये चारों के चारों क्या हमारे गर्मपंथी दल के नेता थे। अब बात करें गर्मपंथी दल की, तो गर्मपंथी के उदय के क्या क्या कारण थे? ऐसे क्या हुआ कि गर्मपंथियों का उदय होता है? पहला कारण था हमारे कौन सा? नरमपंथी से असंतोष। तो 20 वर्षों के लंबे शांतिपूर्ण प्रयासों के बाद भी जब अंग्रेजों ने कोई ठोस राजनीतिक रियायत नहीं दी, तो युवाओं को मोहभंग हो जाता अंग्रेजों से, गर्मपंथी जन्म लेते हैं। फिर प्राकृतिक आपदाओं में सरकार की उदासीनता थी। 1990 के दशक में भारत में भयंकर अकाल पड़ा था और प्लेग की महामारी फैली थी। विशेषकर देखें तो पुणे में प्लेग के दौरान क्या ब्रिटिश अधिकारियों जैसे हमारे रैंड की बर्बरता ने तो दूसरे लोगों में भारी गुस्सा भर दिया था। जो रैंड थी, तो रैंड की जो बर्बरता थी उसने क्या लोगों में भारी गुस्सा भर दिया था। इस वजह से हमारे ग्रंथपंथी उभर के आते हैं। फिर लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की बात करें, तो कर्जन 1899 से 1905 तक थे। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। क्यों? क्योंकि जो युवा थे हमारे कहाँ से सीख रहे थे राष्ट्रवाद की भावना? हमारे विश्वविद्यालय से। इसलिए कर्जन ने क्या किया? भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया। कलकत्ता नगर निगम में भारतीय की संख्या घटा दी। क्या कलकत्ता नगर निगम में भारतीय की संख्या घटा दी? और सबसे भयंकर कदम उठाया कि बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। इसी घटना ने सीधे तौर पर स्वदेशी आंदोलन और गणपति युग को जन्म दिया था। किसने? बंगाल विभाजन ने 1905 के। तो इस घटना ने क्या किया? सीधे तौर पर हमारे स्वदेशी आंदोलन और गणपति युग को जन्म दिया था। बात करेंगे हमारे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की प्रभाव की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उनकी बात करें। 1895 में छोटे से जापान ने चीन को हरा दिया था। 1896 में एक अफ्रीकी देश इथोपिया ने यूरोपीय देश इटली को हरा दिया था। 1905 में एशियाई देश जापान की ने एक विशाल यूरोपीय शक्ति रूस को हरा दिया था। तो इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, छोटे छोटे राष्ट्र बड़े बड़े राष्ट्रों को हरा रहे थे, कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों को हरा रहे थे। तो इन घटनाओं ने भारतीयों को प्रेरित किया कि हम भी अंग्रेजों को हरा सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो बोर युद्ध था, इसमें अंग्रेजों को डच किसानों से कड़ी टक्कर मिली थी। इन घटनाओं ने इस मिथक को तोड़ दिया कि यूरोपीय लोग अजय हैं, हम यूरोपीय लोगों को नहीं हरा सकते। ये जो मिथक था इसको तोड़ दिया और भारतीय के आत्मविश्वास को बढ़ाया। और फिर हमारे धर्म सुधार आंदोलन तो महत्वपूर्ण था ही। जैसे हमारे विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट जैसे नेता थे, उन्होंने प्राचीन भारतीय गौरव का गान किया, जिससे भारतीयों में अपनी संस्कृति के प्रति जो हीन भावना थी वो खत्म होती है। अब हम देखेंगे गर्मपंथी की विचारधारा क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी। बात करें एक्सट्रीमिस्ट की, तो ब्रिटिश शासन की गहरी समझ, इनको क्या है, ब्रिटिश शासन की गहरी समझ हो गई थी। ये ऐसा मानते थे कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से औपनिवेशिक और शोषक है। कि ब्रिटिश शासन क्या था? पूरी तरह से औपनिवेशिक और शोषक था। वे अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद नहीं रखते थे। क्या वे अंग्रेजों से न्याय की उम्मीद नहीं रखते थे? जनता पर विश्वास की बात करें तो नरमपंथियों के विपरीत गर्मपंथियों का ऐसा मानना था कि आम जनता में असीम शक्ति है। या नरमपंथियों के विपरीत क्या गर्मपंथियों का ऐसा मानना था कि आम जनता में असीम शक्ति है। उनका ऐसा तर्क था कि जिम्मेदारी देने से ही जनता में राजनीतिक चेतना विकसित होगी। कि जब हम जनता को जिम्मेदारी देंगे तभी तो जनता में राजनीतिक चेतना विकसित होगी। अगर नहीं देंगे तो कैसे विकसित होगी? फिर धार्मिक प्रतीकों का इन्होंने खूब प्रयोग किया। तो जनता को लामबंद करने के लिए, बनाए रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए तिलक ने क्या महाराष्ट्र में गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे। क्या महाराष्ट्र में कौन कौन से गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी? तिलक ने महाराष्ट्र में। फिर स्वदेशी और बहिष्कार की बात करें तो केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही नहीं, बल्कि विदेशी शिक्षा, विदेशी वस्तुओं का ही बहिष्कार नहीं किया बल्कि विदेशी शिक्षा, अदालतों और नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। साथ ही साथ स्वदेशी उद्योग, राष्ट्रीय शिक्षा, इनको भी बढ़ावा दिया गया था। संघर्ष के नए तरीकों की बात करें तो याचिकाओं की जगह हड़ताल, जुलूस और जनसभाओं का सहारा लिया गया था। तो ये हमारी विचारधारा थी किसकी? गर्मपंथियों की। अब गर्मपंथियों ने जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया उनकी बात करें, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो जन आंदोलन का रूप, तो उन्होंने आंदोलन को वकीलों के कमरों से बाहर निकाला और सड़कों पे ला दिया। छात्र, महिलाएं और शहरी जो मध्यम वर्ग है, पहली बार बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते हैं। कौन? हमारे छात्र, महिलाएं और शहरी मध्यम वर्ग पहली बार जाके क्या बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते हैं। स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करें तो विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई, जिससे हमारे क्या हुआ, भारतीय कपड़ा मिलों, साबुन और माचिस के कारखानों को भारी बढ़ावा मिलता है। किनको? भारतीय कपड़ा मिलों को, साबुन और माचिस के कारखानों को भारी बढ़ावा मिलता है। जिससे प्रफुल्ल चंद्र राय का जो बंगाल केमिकल स्टोर्स है, जैसे हमारी बहुत ही बड़ा योगदान देख सकते हैं।
तो स्वदेशी उद्योग है, इनको बढ़ावा मिलता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा की बात करें तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है, जिसके पहले प्रिंसिपल कौन बनते हैं? हमारे अरविंद घोष, ताकि छात्रों को राष्ट्रवादी शिक्षा दी जा सके। हमारे खुद के जो राष्ट्रीय कॉलेज बनते हैं जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज, इनके हमारे एक बार प्रिंसिपल है ना हमारे सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं। फिर बलिदान की भावना की बात करें तो तिलक 1908 से 8 में 6 साल के लिए मांडले जेल, मतलब बर्मा में मांडले जेल है जो हमारे म्यांमार में है, वहां गए थे। और उनके इस त्याग ने पूरे देश के युवाओं को प्रेरित किया था कि इसके लिए यदि जेल भी जाना पड़े तो आप पीछे ना हटे। बात करें गर्मपंथी की कमियों की, ड्रॉबैक्स की बात करें तो इन्होंने क्या कांग्रेस का विभाजन कर दिया 1907 में। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में करम दल और नरम दल इनमें तीखा टकराव होता है और कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और ये दो हिस्सों में टूट जाती है। इससे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ गया और अंग्रेजों को दमन का मौका मिल गया। इससे कांग्रेस की फूट से फिर धार्मिक प्रतीकों से नुकसान हुआ। धार्मिक प्रतीकों से क्या नुकसान हुआ? गणपति उत्सव और गंगा स्नान जैसे जो हिंदू प्रतीक थे, इनके प्रयोग ने क्या किया, अनजाने में मुस्लिम वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आंदोलन से कट जाता है, जिससे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप मतलब सेक्युलर नेचर को नुकसान होता है और सांप्रदायिकता को बल मिलता है। फिर आपसी गुटबाजी की बात करें, गर्मपंथी नेता अंग्रेजी शासन की आलोचना करने से ज्यादा अपनी ही पार्टी के गर्म नरमपंथी नेता उनसे लड़ते रहते थे। क्या हमारे अंग्रेजों से लड़ने की बजाय क्या अपने दल के नेता थे नरमपंथी, उनके उनसे लड़ाई करते रहते थे। वे एकजुट अखिल भारतीय नेतृत्व नहीं दे पाए थे। अब हम देखेंगे तीसरा चरण आता है जिसे हम कहते हैं गांधी युग 1919 से 1947 तक। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा पूरी तरह से बदल दी। 1919 में जैसे हमारा रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद से लेकर 1947 तक के काल को गांधी युग कहते हैं। अब बात करें गांधी युग की कौन कौन सी विशेषताओं की बात करें तो पहली खास विशेषता पूर्णतः जन आंदोलन था। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं, हरिजनों, पूंजीपतियों सभी को एक साथ जोड़ा और एक सच्चे जन आंदोलन का निर्माण किया, मतलब मास मूवमेंट बनाया। फिर अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह की बात करें तो ये उनका सबसे बड़ा हथियार था, शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय का विरोध करना और यदि जरूरत पड़े तो गिरफ्तारियां देना। उन्होंने क्या हमारे खाली टाइम में रचनात्मक कार्य किए, कंस्ट्रक्टिव कार्य किए। गांधी जी का ऐसा मानना था सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम एकता पे जोर दिया और खादी चरखे के माध्यम से ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। किसके माध्यम से? खादी और चरखे के माध्यम से ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। फिर गांधी युग के प्रमुख योगदान की आंदोलन की बात करें कि गांधी युग में कौन कौन से आंदोलन हुए, जैसे हमारे असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 तक। तो जलियांवाला बाग खिलाफत के मुद्दे पे इसकी शुरुआत होती है और इसमें हमारे विदेशी बहिष्कार, अदालतों, स्कूलों का त्याग शामिल था। चोरी चौरा कांड की हिंसक घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया था, किसे? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, ये हमारे 1930 से 1934 तक हुआ। तो ये हमारे ऐतिहासिक दांडी मार्च और नमक कानून तोड़ने के साथ शुरुआत हुई थी इसकी। और इसमें हमारे महिलाओं ने भी भारी संख्या में भाग लिया था, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर आता है हमारा कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, जिसे करो या मरो के नारे के साथ शुरू किया गया था। और ये आंदोलन अंतिम बड़ा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही ला दी थी। देखें तो गांधी युग में न केवल कांग्रेस एक मजबूत अखिल भारतीय संस्था बन गई थी, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे नेता थे। इन्होंने अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद स्वतंत्रता के लिए एक ही लक्ष्य के लिए काम किया। तो स्वतंत्रता का एक लक्ष्य था, उसके लिए इन्होंने काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे अंत में 1947 में भारत को आजादी मिलती है। तो इस प्रकार एक लेक्चर के जरिए हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती संगठन और जो उनकी विचारधारा थी, मतलब चरणों के अंदर बांट के उनके बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।